हेलो बच्चों, मैं इलेक्ट्रोलाइसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है जो जेई मेन एग्जाम्स में आया हुआ है और पैटर्न क्वेश्चन इसी पैटर्न के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, जेई मेन हो, नीट हो या हमारे एडवांस एग्जाम में हो। तो और कुछ कुछ क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में भी इस तरह का आता है, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप गौर से देखिए, यहाँ पे मैं ये वीडियो अलग तरह से बना रहा हूँ, गौर से देखना, इससे होगा कि काम आपका और आसान हो जाएगा। इससे यह 37 नंबर क्वेश्चन है जो यह जेई मेन 2024 में आया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है द क्वांटिटी ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से 1 कूलम का चार्ज पास हो रहा है, तो कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन में है 0.1 ग्राम एटम सिल्वर, 1 केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर, 1 ग्राम सिल्वर, 1 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर। तो यहाँ पे 1 कूलम मीन्स आप सब जानते हो कि 1 फैराड इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वह 1 इक्विवेलेंट सब्सटेंस को डिपॉजिट करेगा। तो सिल्वर AgNO3 में सिल्वर Ag प्लस के फॉर्म में रहता है, मीन्स सिल्वर के ऊपर चार्ज +1 रहता है, तो सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट उसके एटॉमिक वेट के इक्वल होगा। मीन्स 1 फैराड इलेक्ट्रिसिटी मीन्स 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी 108 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट करेगा। तो यहाँ पे कितना है आपका? ये है 1 कूलम। 1 कूलम है तो 0.1 और 1 वाला रिलेशन होगा नहीं। अब इसको हम लोग वो फॉर्मूला लिखते हैं जिसपे हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं। ये हमारा m इज इक्वल टू जेड क्यू, यह हमारे फैराडे फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है। यहाँ पे m हुआ मास ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस एंड q हुआ इलेक्ट्रिसिटी और z होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। तो इफ z इज इक्वल टू इफ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा चार्ज कितना है? 1 कूलम है, तो आप चार्ज को 1 कूलम पुट करोगे तो एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जेड के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि चार्ज अगर आप 1 कूलम पुट करते हो, एम इज इक्वल टू जेड इंटू 1, तो क्यू की जगह पे 1 कूलम रखोगे तो एम जेड के इक्वल हो जाएगा। मीन्स इफ यहाँ पे चार्ज अगर क्यू आपका होगा 1 कूलम, इफ क्यू इज इक्वल टू 1 कूलम, देन एम इज इक्वल टू जेड, देन एम जेड के इक्वल होगा। मीन जेड का मीनिंग हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर। मीन से फोर्थ जो ऑप्शन है डी, 1 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर, वो करेक्ट होगा, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 38 नंबर। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्ब रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल वाटर टू ऑक्सीजन गैस इज डैश इंटू 10 टू द पावर 5 कूलम। मीन इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है जेई में, जहाँ पे कुछ डैश दे देगा, उस पर फिल करना रहेगा आपको। तो क्लियर यहाँ पे करना क्या है कि 1 मोल आपका वाटर है, वाटर कितना है? 1 मोल वाटर को O2 में कन्वर्ट कर, देखो यहाँ पे। तो वाटर में ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में रहता है -2, ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाता है। 1 मोल वाटर में 1 मोल ऑक्सीजन भी होगा, तो 1 ऑक्सीजन तुम्हारा -2 से 0 में जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। तो 1 मोल ऑक्साइड जब तुम्हारा 0 के फॉर्म में जाएगा, यहाँ पे तो दिख रहा है आपका -2 से जब 0 में जाएगा हमारा, O2 0 है। यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन देखेंगे, एक ही ऑक्सीजन है वो, तो एक ऑक्सीजन 0 -2 से 0 के फॉर्म में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो 1 मोल अगर जाएगा तो 2 फैराडे मीन्स 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 2f यहाँ पे दिख रहा है। मीन्स क्लियर है कि 1 मोल वाटर को ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट करने में 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी आपका रिलीज होगा, मीन्स इन्वॉल्व होगा। तो 2 फैराडे का मतलब कितना हुआ? 2 इंटू 96500 मीन्स 193,000 कूलम हो जाएगा। इसको कन्वर्ट करोगे, क्योंकि 10 का पावर 5 में हमारा दिया था आंसर, तो 10 के पावर 5 में कन्वर्ट करोगे इसको तो कितना हो जाएगा? 1.93, तो हो जाएगा 1.93 10 का पावर 5 कूलम। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.93। मीन्स चार्ज हुआ 2 फैराडे मीन्स 19300 कूलम। इसको 10 के पावर 5 में कन्वर्ट करोगे तो 1.93 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 39 नंबर। ये बोल रहा है कि 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लिबरेट्स x into 10 to the power -1 ग्राम एटम ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, देन x इज। अब सबसे पहले ग्राम एटम का मतलब होता है, ग्राम एटम का मतलब मोल होता है, 1 ग्राम एटम मीन्स 1 मोल। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 न्यूटन का पावर -1 ग्राम एटम, तो आपको पता करना है 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी है, तो हम सबको पता है डायरेक्ट फैराडे और इक्विवेलेंट के टर्म्स में चीजें और समझना चाहिए। जैसे हमारा है, हम लोग को पहले से जानते हैं कि 1 फैराडे जो इलेक्ट्रिसिटी है
वन इक्विवेलेंट किसी भी सब्सटेंस को लिबरेट और डिपॉजिट करेगा, कोई भी हो, कॉपर हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, डजेंट मैटर, सबके वन इक्विवेलेंट को डिपॉजिट करेगा। और वन इक्विवेलेंट का मतलब हुआ 1 ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट वेट के इक्वल जो वेट लोगे वह 1 इक्विवेलेंट के इक्वल होता है। अब 1 ग्राम इक्विवेलेंट तुम्हारा हुआ। अब ग्राम इक्विवेलेंट को मोल में कन्वर्ट करोगे तो चूंकि कॉपर हमारा 2+ के फॉर्म में रहता है, कॉपर जो है कॉपर सल्फेट में कॉपर 2+ के फॉर्म में रहता है, कॉपर 2+ के फॉर्म में रहता है, जिसकी वजह से उसका n फैक्टर 2 होता है। n फैक्टर 2 होने का मीनिंग हुआ जितना इक्विवेलेंट होगा, जैसे हमारा 1 इक्विवेलेंट अगर होगा तो नंबर ऑफ मोल जो होगा उसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि n फैक्टर्स को यूज करके हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं इक्विवेलेंट के फॉर्म में बता रहा हूँ, ज्यादा इसको समझना इससे होगा क्योंकि आगे आप ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे। तो 1 फैराड इलेक्ट्रिसिटी 1 इक्विवेलेंट कॉपर को डिपॉजिट करेगा। 1 इक्विवेलेंट कॉपर का मतलब हुआ 1 ग्राम इक्विवेलेंट भी इसको बोल सकते हो। 1 ग्राम इक्विवेलेंट को मोल में कन्वर्ट करोगे तो हाफ मोल होगा, क्योंकि कॉपर का एन फैक्टर क्या है, 2 है। हाफ मोल को लिख सकते हो हाफ ग्राम एटम ऑफ कॉपर, क्योंकि ग्राम एटम जो होता है, ग्राम एटम का मतलब होता है मोल भी। ग्राम एटम को हम लोग नंबर ऑफ मोल भी बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल भी बोलते हैं। तो हाफ मोल कॉपर को मैंने हाफ ग्राम एटम ऑफ कॉपर लिख दिया। उस हाफ ग्राम एटम ऑफ कॉपर का मतलब हुआ 0.5 ग्राम एटम ऑफ कॉपर, राइट। तो हमारा कितना मास कॉपर का लिबरेट हुआ, तो 0.5 ग्राम एटम ऑफ कॉपर, और इसको दिया हुआ है किस फॉर्म में, 10⁻⁻1 ग्राम एटम। तो अगर 0.5 को 10⁻⁻1 में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा, राइट। एक्स की जगह पे क्या आ गया, 5 आ गया, राइट। मीन्स हमारा कितना मास डिपॉजिट हुआ है कॉपर का, तो 0.5 ग्राम एटम। 0.5 ग्राम एटम को 10⁻⁻1 के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा तो 5 इंटू 10⁻⁻1 करोगे, एक्स की जगह पे क्या आ गया, 5, राइट। इस तरीका से यही मेन में क्वेश्चन पूछता है, जहां पे वो डायरेक्ट आंसर नहीं पूछेगा, 10 के पावर में कुछ रहेगा। इससे होता है कि बच्चा को थोड़ा कंफ्यूजन होता है और थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप इस तरह से चीजें कंप्रीहेंड करोगे और एक्सपर्ट बनोगे तो आपको प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं होगा, राइट। तो ये हमारा 39 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 40. The mass of zinc produced by electrolysis of zinc sulfate solution with a steady current of 0.15 ampere and 0.15 ampere and 15 minutes is dash न्यूटन का पावर -4। मीन्स यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो करंट टाइम से आप क्या निकालोगे, करंट और टाइम से आप निकालोगे क्या आपको मास पूछ रहा है आपसे, तो फॉर्मूला यूज करो, m = E/96500 करंट टाइम। मास कितना हो गया, इक्विवेलेंट मास हमारा जो होगा वो 65.5/2 हो जाएगा, क्योंकि हमारे जिंक के ऊपर +2 चार्ज रहता है, तो एटॉमिक मास बाई 2। और करंट का वैल्यू रख दिया और टाइम जो है था मिनट में, इसको सेकंड में कर दिया, तो मास का वैल्यू इतना आ गया। अब इसको 10⁻⁻4 में कन्वर्ट करोगे तो 45.74 आ जाएगा, 45.74 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू यह हो जाएगा 45.74, राइट। कई बार बच्चा ऐसा होता है कि जेईई मेन एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट करने के बाद भी ये पूरा का पूरा लिख देता है आंसर के तौर पे, तो गलत हो गया। आपको ये वैल्यू लिखना है, जो पूछ रहा है, जो आस्क्ड है वही राइट करना है, ओके। और 40 के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 41। 41 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कांस्टेंट करंट वाज पास्ड थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ auric chloride AuCl4- ion between gold electrodes. After a period of 10 minutes, the increase in mass of cathode is 1.314 gram. The total charge passed through the solution dash 10 to the power -2 फैराडे। मीन्स इस बार चार्ज फैराडे में पूछ रहा है और 10 के पावर -2 के ऑर्डर में। तो सबसे पहले तो हम लोग जो ऑरिक क्लोराइड हमारा है, ऑरिक क्लोराइड में गोल्ड का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +3 होगा, राइट। तो क्लियर हो गया, एन फैक्टर कितना हो गया आपका, 3 हो गया। अब यहाँ पे मास दिया हुआ है तो फॉर्मूला देखो, डायरेक्ट वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम लोग जब तक पढ़ते आए हैं। m इज इक्वल टू E/,
96500 करेंट टू टाइम यही होता है। तो हमारा इक्विवेलेंट मास जो गोल्ड का होगा एटॉमिक मास बाई 3 होगा, क्योंकि गोल्ड के ऊपर +3 चार्ज है। तो गोल्ड का एटॉमिक मास 197 ग्राम है, 3 से डिवाइड कर दिया, 96500 लिख दिया यहाँ पे। करेंट टू टाइम, टाइम 10 मिनट है तो 10 × 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में टाइम कर दिया। अब यहाँ पे सॉल्व करो, ये चीज हमारा, चूंकि मैं यहाँ पे करंट निकाल रहा था लेकिन क्वेश्चन में हमसे चार्ज पूछा जा रहा है, इसलिए मैं बाद में क्या किया, इसको करंट और जो टाइम है ये दोनों को एक साथ करके चार्ज कर दिया, राइट। इसको क्यू कर दिया, हमें क्यू निकालना है बेसिकली। तो क्यू का वैल्यू जो हमारा आ गया इतना फाइव, जब इस दोनों को चार्ज में कन्वर्ट कर दिया तो क्यू का वैल्यू इतना आ गया। अब क्यू का वैल्यू इतना आया, कूलम में आया है, मुझे फैराडे में चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में जो आंसर दिया हुआ है और आंसर पूछा जा रहा है वो फैराडे के फॉर्म में है। तो चार्ज को फैराडे में कन्वर्ट करने के लिए चार्ज इन फैराडे आपको 96500 से डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.020010। इसको 10 का पावर -2 में कन्वर्ट करोगे तो 2.00 हो जाएगा, मीन्स अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा, 2 आएगा। 2 × 10⁻², मीन्स 2 फैराडे आएगा। इसका आंसर होगा 2 फैराडे, राइट। अब सेकेंड मेथड इसका मैं बता दे रहा हूँ आपको। सेकेंड मेथड देख लो गौर से। सेकेंड मेथड जो होता है इक्विवेलेंट मेथड, आप हमेशा याद रखो जितना फैराड इलेक्ट्रिसिटी होगा उतना ही इक्विवेलेंट सब्सटेंस का लिबरेटर डिपॉजिट होगा, और किसी भी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट से उसका नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो उसके एन फैक्टर से डिवाइड करके। वेरी इजी मेथड है, अगर आपका क्लियर अंडरस्टैंडिंग है तो मैं तो समझता हूँ कि ये बेस्ट मेथड है। तो गौर से देखो, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ गोल्ड डिपॉजिटेड, गोल्ड कितना डिपॉजिट होगा तो उसका डिपॉजिटेड मास जो है, मास में उसके इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये मास है और ये गोल्ड का एटॉमिक मास 197 है, 3 उसका एन फैक्टर है कि उसके ऊपर चार्ज आता है। तो एटॉमिक मास में एन फैक्टर्स डिवाइड करने पे वह इक्विवेलेंट मास हो जाता है। इक्विवेलेंट मास से मास में डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आएगा। तो इतना हमारा गोल्ड का इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। तो जितना इक्विवेलेंट गोल्ड डिपॉजिट होगा उतना ही चार्ज रिक्वायर्ड होगा। सो चार्ज रिक्वायर्ड फॉर दिस डिपोजिशन इज, उतना ही फैराड हो जाएगा जितना, क्योंकि एक इक्विवेलेंट, वन इक्विवेलेंट किसी सब्सटेंस के लिबरेट और डिपॉजिट करने के लिए 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी का ही रिक्वायरमेंट होता है। तो जितना इक्विवेलेंट यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ उतना ही फैराडे का रिक्वायरमेंट हुआ। अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2.0 × 10⁻² फैराडे। आंसर हो गया 2 हमारा। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन बन गया। आप इक्विवेलेंट का फॉर्म बनाओगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे और मिस्टेक होने का चांस बहुत कम होगा। जितना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी होगा उतना ही इक्विवेलेंट आपका लिबरेट और डिपॉजिट होगा सब्सटेंस, और इक्विवेलेंट से आप जब चाहो तो मोल निकाल सकते हो इन फैक्टर से डिवाइड करके। ओके जी, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा 42। इसमें बोल रहा है कि द मास ऑफ सिल्वर, मोलर मास गिवन है 108 ग्राम, dissolved displaced by quantity of electricity which displaces 5600 milliliter of O2 at STP। यहाँ पे बोला है कि ऑक्सीजन गैस एसटीपी पे कितना प्रोड्यूस हुआ। तो सबसे पहला काम हमारा यह है कि हम पता कर ले कि एसटीपी पे ऑक्सीजन गैस का कितना इक्विवेलेंट प्रोड्यूस हुआ। जितना इक्विवेलेंट O2 का प्रोड्यूस होगा उतना ही इक्विवेलेंट सिल्वर का भी होगा। इससे काम आसान हो जाएगा। अब किसको कैसे करेंगे हम लोग, तो इसको देखो, एसटीपी पे जो हमारा होता है, एसटीपी पे मोल निकालना है। सबसे जो गैस हमारा प्रोड्यूस हुआ है ऑक्सीजन गैस, उसका मोल निकालते हैं। मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी बाय 22.4 लीटर। क्योंकि ऊपर वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो नीचे को भी मैं 22.4 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लिया। ऊपर हो गया 5600 मिलीलीटर, नीचे हो जाएगा 22,400 मिलीलीटर। इसको कट करोगे तो 0.25 आएगा, राइट। अब एन फैक्टर हमारा क्या होता है, अब एन फैक्टर एजी प्लस का एन फैक्टर तो 1 होता है। इसका मीनिंग यह हुआ कि जितना, हाँ एक और बात, यह हमारा ऑक्सीजन गैस का 0.25 इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मोल हुआ। तो नंबर ऑफ मोल से हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो मैं पहले ही बताया हूं कि जब आपको नंबर ऑफ मोल निकालना वो इक्विवेलेंट से, तो जितना किसी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट होता है उससे जितना मोल होता है उससे ज्यादा होता है इक्विवेलेंट। क्योंकि जब हमें मोल से इक्विवेलेंट निकालना रहता है तो एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब इक्विवेलेंट से मोल निकालना रहता है तो एन फैक्टर से डिवाइड करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं
उसके पीछे रीजन यह है कि नंबर ऑफ मोल निकालने में आप गिवन मास में मोलिकुलर मास से डिवाइड करते हो, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने में आप गिवन मास में इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करते हो। इक्विवेलेंट मास हमेशा मोलर मास से लेस इक्वल होता है, इसलिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मोल। इस बात को याद रखोगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ प्रोड्यूस O2 जब निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल में n फैक्टर जो 4 होता है उसे मल्टीप्लाई करेंगे। आप सबको मैं सिखा चुका हूं कि ऑक्सीजन गैस का n फैक्टर 4 होता है, क्योंकि 1 मोल ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्साइड से 1 मोल ऑक्सीजन गैस जब प्रोड्यूस करोगे तो 4 फैराड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, इसलिए n फैक्टर उसका 4 हो गया। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 हो गया, मींस ऑक्सीजन गैस का कितना इक्विवेलेंट प्रोड्यूस हुआ, 1 इक्विवेलेंट। तो जितना ऑक्सीजन गैस का इक्विवेलेंट प्रोड्यूस हुआ एनोड पे, उतना ही सिल्वर आया डिपॉजिट होगा कैथोड पे। तो n फैक्टर 1 हो गया, इसका मीनिंग हुआ कि हमारा सिल्वर भी 1 इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। तो 1 इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा तो मींस कितना फैराडे चाहिए, 1 फैराडे चाहिए। तो यहाँ पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोड्यूस, तो 1 इक्विवेलेंट सिल्वर हमारा क्या होगा, 1 इक्विवेलेंट सिल्वर हमारा यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, तो 1 इक्विवेलेंट सिल्वर कितना इक्वल होगा, 1 इक्विवेलेंट जो होता है इक्विवेलेंट वेट के इक्वल जो वेट होता है उसी को हम लोग 1 इक्विवेलेंट बोलते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट के इक्वल वेट लोगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 108 ग्राम सिल्वर आपका डिपॉजिट होगा। तो बहुत सिंपल था, 1 इक्विवेलेंट ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है एसटीपी पे, एनोड पे, तो 1 इक्विवेलेंट सिल्वर भी डिपॉजिट होगा कैथोड पे। 1 इक्विवेलेंट सिल्वर का मतलब हुआ इक्विवेलेंट वेट के इक्वल वेट, मींस 108 ग्राम। सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट ऑटोमेटिक एक ही होता है क्योंकि सिल्वर का n फैक्टर 1 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है यहाँ पे 45 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है। 45 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पोटासियम क्लोरेट इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ KCl इन बेसिक मीडियम। इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि इफ 60% ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड इन द रिएक्शन, द टाइम राउंडेड टू द नियरेस्ट आवर्स required to produce 10 ग्राम ऑफ KCl3 यूजिंग ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट को यूज करके 10 ग्राम KCl3 प्रोड्यूस करने में कितना आपका करंट लगेगा, आपसे पूछ रहा है, जबकि करंट का एफिशिएंसी क्या है, 60% है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग एन फैक्टर पता करेंगे। एन फैक्टर से क्या होता है कि जब चाहे तब फटाफट हम लोग इक्विवेलेंट से निकाल लेते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल। तो एन फैक्टर यहाँ पे 6 है, देख लो आप। 1 मोल क्लोरेट को प्रोड्यूस करने के लिए 6 मतलब 1 क्लोरेट को प्रोड्यूस करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिलीज हो रहा है, तो 1 मोल को प्रोड्यूस करने के लिए 6 फैराडे का रिक्वायरमेंट होगा, इसलिए एन फैक्टर यहाँ पे ClO3 माइनस का क्या होगा, 6 होगा। मींस ClO3 माइनस का इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो मोलिकुलर वेट बाई 6 हो जाएगा, राइट। तो अब इसको हम लोग करते हैं। अब आप इसको देखो, ये हमारा इक्वेशन है, एन फैक्टर से पता चल गया 6 हो गया। द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ प्रोड्यूस KClO3 का कितना इक्विवेलेंट प्रोड्यूस करना है, तो 10 ग्राम प्रोड्यूस करना है। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए मास में इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करते हैं, तो मास है 10 ग्राम और इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, मोलिकुलर मास बाई एन फैक्टर, तो एन फैक्टर 6 है, यहाँ मोलिकुलर मास 122 हुआ, एन फैक्टर क्या हो गया, 6 हो गया। तो 122/6 से डिवाइड करेंगे 10 में तो 60/122 हो जाएगा। तो जितना इक्विवेलेंट KClO3 का प्रोड्यूस होता है उतना ही फैराडे इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट होता है। सो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 60/122 फैराडे। ओके जी। चार्ज में फैराडे मिल गया, तो अब हम लोग क्योंकि करंट हमें निकालना है तो हम कूलम्ब में निकालते हैं। तो चाहे तो कूलम्ब में कितना हो जाएगा, 60/122 96500 कूलम्ब हो गया, चार्ज हो गया। अब इसको करंट इंटू टाइम के इक्वल करते हैं, तो करंट यहाँ पे 2 एम्पियर है, टाइम निकालना है, करंट यहाँ पे 2 एम्पियर है, और लेकिन को बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि 60% करंट कहीं यूटिलाइज हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि 2 एम्पियर जो करंट है उसका 60% ही इफेक्टिव है, 60% से ही आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो 2 × 60/100 कर देंगे, टाइम टी कर दिया। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा कितना, 10.99 आवर्स आएगा अप्रोक्सीमेटली, जो इसको हम लोग 11 आवर्स कर देंगे, राइट। 11 आंसर इसका हो जाएगा। इस तरीका से इसका आंसर 11 हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। 47 नंबर में सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, एसिडिक एसिड
एसिडिक एसिड सॉल्यूशन ऑफ डाइक्रोमेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 8 मिनट्स यूजिंग 2 एम्पियर करंट एज पर द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एन फैक्टर आपको 6 दिख रहा है, तो पूछ रहा है कि द अमाउंट ऑफ क्रोमियम 3+ ऑब्टेन्ड वाज इतना ग्राम, द इफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस मीन्स इस बार जैसे इससे पहले वाले जो क्वेश्चन आपने देखा था वहां पे टाइम पूछ रहा था, इस बार आपसे पूछ रहा है कि इफिशिएंसी। इफिशिएंसी का मतलब हुआ कितना % यूटिलाइज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि X% ही करंट का यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे हम करेंगे, ऐसे बुक्स में कई तरीके से बनाया हुआ है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट मेथड है ये इक्विवेलेंट वाला। इससे आपका इक्वेशन हो गया ए, हमारा रिएक्शन जो हमारा हुआ इसमें एन फैक्टर हमारा 6 हो गया। तो रिक्वायर्ड फैराडे कितना होगा, कितना फैराडे चाहिए, तो जितना इक्विवेलेंट हमारा कॉपर Cr3 प्लस क्रोमियम 3+ डिपोजिट होगा उतना ही फैराडे का रिक्वायरमेंट होगा। तो कितना डिपोजिट होगा यार, तो देख लो, तो गिवन मास जो इतना मास डिपोजिट हो रहा है, तो मास में इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। क्रोमियम का एटॉमिक मास 52 होता है और एन फैक्टर यहाँ पे कितना है, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारा है +6 और यहाँ पे क्रोमियम कितना हो जा रहा है आपका +3। तो चेंज कितना से हो रहा है, ऑक्सीडेशन और चेंज कितना से हो रहा है आपका 3 से हो रहा है। तो एन फैक्टर सॉरी यहाँ पे 6 नहीं 3 होगा, क्योंकि हमारा एक ही क्रोमियम को हम देख रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हमारा कितना हो रहा है +3 हो रहा है। क्रोमियम का चूंकि हम लोग देख रहे हैं, हम लोग इसका नहीं, अगर इसका देखते तो बदल जाता, डाइक्रोमेट का एन फैक्टर तुम्हारा 6 हो जाएगा, लेकिन क्रोमियम का जो एन फैक्टर है वो 3 होगा, क्योंकि +6 से +3 में जा रहा है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा इतना फैराडे। जितना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इतना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी हुआ, उतना चार्ज को उस फैराडे को कूलम में कन्वर्ट करो, तो 96500 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब लेट एफिशिएंसी ऑफ द करंट इज X%, मान लिया कि करंट की एफिशिएंसी X% है। करंट की एफिशिएंसी जब X% हो गया तो सो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हमें तो चार्ज तो पहले से पता है, तो चार्ज का वैल्यू लिख दिया मैं। तो चार्ज इक्वल टू क्या होता है, करंट इंटू टाइम। तो करंट हमारा कितना है 2 एम्पियर है, राइट, और फिर टाइम हमारा कितना है 8 मिनट है यहाँ पे, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, और मान लिया करंट का एफिशिएंसी X% था, X इंटू 100 कर दिया। अब यही हमें X का वैल्यू यहाँ पे निकालना है, सॉल्व करोगे तो X का वैल्यू आएगा 60.31 के अप्रॉक्स, जो एफिशिएंसी कितना हो गया 60%। मीन्स इस बार जो हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है इसमें करंट का 60% ही यूटिलाइजेशन हो रहा है, राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना, टेंशन में नहीं आना, इस तरह का क्वेश्चन रेगुलरली जेईई मेन और नीट दोनों ही एग्जाम्स में आता है। और इस बात को समझ लो, कुछ टेंशन की बात नहीं। एफिशिएंसी का मतलब हुआ कि कितना % करंट आपका यूज हो रहा है, तो मान लो X% और उसको करंट जहां लिखो वहां पे करंट का वैल्यू लिख दो, साथ में X% X/100 कर दो तो हो जाएगा। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है वह कि 108 ग्राम 48 नंबर 108 ग्राम सिल्वर is deposited at cathode from silver nitrate solution by certain quantity of electricity। मतलब इस बार चार्ज का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड एट 273 केल्विन 1 बार प्रेशर फ्रॉम वाटर बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज। मतलब यहाँ बोल रहा है कि 273 1 केल्विन टेम्परेचर 1 बार प्रेशर का मतलब एसटीपी, मींस एसटीपी पे तुम्हारा एसटीपी पे तुम्हारा जो है वो ऑक्सीजन गैस कितना प्रोड्यूस हो दिया हुआ है, तो हम लोग वॉल्यूम पूछ रहा है कितना प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि हमारा सिल्वर का कितना इक्विवेलेंट डिपॉजिट होता है। 108 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, 108 ग्राम का मतलब क्या हुआ, 1 इक्विवेलेंट हो गया, मीन सिल्वर का कितना डिपॉजिट हो रहा है, हाँ, तो 1 इक्विवेलेंट, तो क्लियर सी बात है जितना इक्विवेलेंट सिल्वर का डिपॉजिट होगा कैथोड पे उतना ही इक्विवेलेंट ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगा एनोड पे। तो मैं डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ प्रोड्यूस्ड O2 इज इक्वल टू कितना होगा, इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर मींस 108 बाई 100 मींस 1 हो गया। तो नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड O2 कितना हो जाएगा, O2 जो प्रोड्यूस होगा वो 1 इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होगा, राइट, क्योंकि सिल्वर का 1 इक्विवेलेंट हो रहा है, तो सिल्वर का ऑक्सीजन गैस कितना प्रोड्यूस होगा पता चलेगा 1 इक्विवेलेंट होगा। 1 इक्विवेलेंट से मोल में कन्वर्ट करते हैं और मोल से फिर वॉल्यूम बना लेंगे, तो प्रोड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ
सॉरी प्रोड्यूस्ड मोल ऑफ O2, O2 का कितना मोल प्रोड्यूस होगा, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में n फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो मोल मिलता है। ऑक्सीजन गैस का n फैक्टर 4 होता है तो 1/4 मोल हो गया। अब मोल पता चल गया तो वॉल्यूम निकालना होगा। तो हमारे एसटीपी कंडीशन पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो मोल में 1/4 में हम लोग 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करोगे तो 5.6 लीटर आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरीका से क्वेश्चन आप बना लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 51 नंबर, ये इलेक्ट्रोलाइसिस का। जितने इलेक्ट्रोलाइसिस क्वेश्चन है उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब हाउ लॉन्ग मीन्स अप्रोक्सीमेट टाइम पूछ रहा है इस बार। शुड वाटर बी इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय पासिंग थ्रू 100 एम्पियर ऑफ करंट सो दैट द ऑक्सीजन रिलीज्ड कैन कंप्लीटली बर्न 27.66 ग्राम ऑफ डाइबोरेन, राइट। बोरॉन का एटॉमिक मास दिया हुआ है। पूछ रहा है कि 100 एम इस बार करंट दिया हुआ है। पूछ रहा है कितना देर तक 100 एम्पियर करंट को पास कराओगे तो वह 27.66 ग्राम डाइबोरेन को कंप्लीटली क्या कर देगा, बर्न आउट कर देगा। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो ये रिएक्शन होता है वो किस तरह का है। डाइबोरेन B2H6 हमारा यह है, एक कंबस्टाइल मटेरियल ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करके बोरॉन ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है, राइट। तो आप देख रहे हो यहाँ पे बैलेंस केमिकल रिएक्शन देखोगे तो यहाँ पे 1 मोल डाइबोरेन 1 मोल BTO3 प्रोड्यूस कर रहा है और 1 मोल डाइबोरेन को 3 मोल ऑक्सीजन गैस चाहिए। तो क्लियर हो गया, जितना मोल डाइबोरेन होगा उसका 3 टाइम्स मोल ऑक्सीजन गैस का होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा डाइबोरेन गिवन है वो कितना है। तो डाइबोरेन का मोलिकुलर मास जो मैं निकाला हूँ वो आया 27.6, मीन्स गिवन मास भी 27.6 से दिया हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा गिवन मास जो है 1 मोल डाइबोरेन है। तो 1 मोल डाइबोरेन जो हमारा है, 1 मोल डाइबोरेन को कंप्लीटली बर्न आउट कराने के लिए 3 मोल ऑक्सीजन गैस का रिक्वायरमेंट होगा। तो ऑक्सीजन गैस का रिक्वायरमेंट कितना हो गया, 3 मोल हो गया। तो हमें पता चल गया ऑक्सीजन गैस कितना, 3 मोल प्रोड्यूस, 3 मोल चाहिए। तो वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो देख लो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करने से हमारा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है और ऑक्सीजन गैस। 2 मोल यहाँ पे देख लो, 2 मोल वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से 1 मोल O2 प्रोड्यूस होता है, राइट। मतलब 1 मोल O2 प्रोड्यूस करने में 4 फैराडे का रिक्वायरमेंट होता है। पहले से भी लोग जानते हैं फैक्टर 4 है O2 का। तो 1 मोल वाटर 1 मोल ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करने में 4 फैराडे चाहिए। तो 3 मोल ऑक्सीजन गैस का रिक्वायरमेंट हम लोग का है, तो कितना फैराडे चाहिए, 12 फैराडे चाहिए, राइट। तो पता चल गया कि हमें 12 फैराडे का रिक्वायरमेंट है। इसको डायरेक्टली आप कैसे करोगे मैं सिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन गैस का जो मोल रिक्वायर्ड है 3 हो गया और एन फैक्टर कितना होता है बाबू ऑक्सीजन गैस का, 4 होता है। तो जितना मोल होगा उसमें इक्विवेलेंट निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस कितना हो जाएगा, 4 × 3 मीन्स तुम्हारा 12 हो जाएगा। तो 12 इक्विवेलेंट ऑक्सीजन गैस तुम्हारा रिक्वायर्ड होगा। तो जितना इक्विवेलेंट ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड होगा उतना ही फैराडे भी चाहिए, तो वैसे भी आप निकाल सकते हो। तो 12 फैराडे हमारा आ गया। तो चार्ज हो गया I × T। तो इस बार करंट पता है T निकालना है, तो T इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू फैराडे को कन्वर्ट किए कूलम में तो 96500 कूलम कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया, तो वैल्यू आ गया तुम्हारा 3.21 आवर्स के अप्रॉक्स आएगा, राइट। इस तरीका से क्वेश्चन भी हम लोगों ने बना लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है 52 नंबर। ये बोल रहा है कि वे 9.65 एम्पियर ऑफ करंट वाज पास्ड। तो अगला हमारा क्वेश्चन है 52 नंबर। 9.65 ampere of current was passed for 1 hour into nitrobenzene in acidic medium. The amount of para-aminophenol produced is dash. इसको सिंपल तरीका से हम इस तरह देखेंगे। देखो जी, सबसे रिएक्शन देखते हैं। हमारा नाइट्रोबेंजीन है, एसिडिक मीडियम में ये कन्वर्ट हो रहा है फिनॉल में, फिनॉल में कन्वर्ट होता है। नाइट्रोबेंजीन फिनॉल, ये पैरा एमिनो फिनॉल है, पैरा एमिनो फिनॉल में कन्वर्ट हो रहा है, साथ में वाटर भी प्रोड्यूस होता है। इस रिएक्शन में आप देख लो 4H+, 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है,
मीन्स एन फैक्टर यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया। अब सबसे पहले हमारा चार्ज कितना है तो करंट टाइम, तो करंट टाइम से चार्ज निकाल लिया, हमारा कूलम में 96500 से डिवाइड करके फैराडे निकाल लिया। मीन्स यहाँ पे 0.36 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व हो रहा है इस काम में। अब इतना जितना इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होता है उतना ही इक्विवेलेंट सब्सटेंस का डिपॉजिट होता है, 0.36 सब्सटेंस भी डिपॉजिट भी होगा। सो नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल कितना होगा, इक्विवेलेंट पता चल गया, तो मोल निकालने के लिए एन फैक्टर्स डिवाइड करते हैं, 0.36 by 4 मींस 0.09 तुम्हारा मोल प्रोड्यूस होगा। तो मास ऑफ पैरा एमिनोफिनॉल मास निकालना है, तो मास निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल में हम लोग मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करोगे तो 9.81 ग्राम आएगा, राइट। इस तरीका से आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। ये बोल रहा है हमारा when an electric current is passed through acidified water, 112 milliliter of hydrogen gas at NTP was collected at the cathode in 965 seconds। तो बोल रहा है द करंट पास्ट इन एम्पियर, करंट कितना एम्पियर में कितना पास हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन गैस दिया हुआ है, कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस एसटीपी पे, एसटीपी पे किसी का अगर वॉल्यूम पता हो तो उससे हम लोग उसका नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं डायरेक्टली। और जितना इक्विवेलेंट हमारा हाइड्रोजन गैस का प्रोड्यूस होगा उतना ही फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो जब इलेक्ट्रिसिटी का फैराडे पता चल जाएगा, चार्ज पता चल जाएगा, तो करंट आराम से निकल जाएगा। तो देखो इसको कैसे किया मैं। सबसे पहले नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ प्रोड्यूस S2 एट कैथोड। तो इक्विवेलेंट निकालने का एक फॉर्मूला ये भी है कि गिवन वॉल्यूम में इक्विवेलेंट वॉल्यूम से डिवाइड करो। तो हाइड्रोजन गैस का जो इक्विवेलेंट वॉल्यूम होता है वो 11,200 मिलीलीटर होता है, राइट, जिसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे निकाल दिया। अब तुम लोग को इक्विवेलेंट वॉल्यूम से अगर आप परिचित नहीं हो तो मैं बता दूं, इट मीन्स जो हाइड्रोजन गैस का मोलर वॉल्यूम होता है, किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है, मोलर वॉल्यूम एसटीपी पे, वो 22.4 लीटर होता है। तो हाइड्रोजन गैस का भी 1 मोल का वॉल्यूम इतना होगा। अगर इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे तो 22,400 मिलीलीटर होगा 1 मोल का वॉल्यूम। तो 1 मोल मतलब 2 ग्राम, और हाइड्रोजन गैस का इक्विवेलेंट मास कितना होता है, 1 ग्राम होता है। तो 2 ग्राम का वॉल्यूम इतना है, तो 1 ग्राम का वॉल्यूम कितना होगा, 11,200 मिलीलीटर। और 1 ग्राम जो होता है वो हमारा हाइड्रोजन गैस का इक्विवेलेंट मास होता है, इसलिए 11,200 मिलीलीटर जो हमारा होगा वो हाइड्रोजन गैस का इक्विवेलेंट वॉल्यूम होगा। ये होगा इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ H2 गैस, राइट। तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम अगर आपको पता है तो एसटीपी पे डायरेक्टली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए गिवन वॉल्यूम बाई 22,400 मिलीलीटर डिवाइड करते हो, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए गिवन वॉल्यूम में 11,200 मिलीलीटर डिवाइड करोगे तो आ गया डायरेक्टली। तो इक्विवेलेंट ही डायरेक्टली निकल गया। ऐसे आप मोल्स भी निकाल सकते थे, पहले मोल निकालते फिर उसे इक्विवेलेंट निकालते, तब भी निकल सकता था। तो उस तरीका से भी कर सकते थे। जैसे मान लो यहाँ पे मैं इसको समझा दे रहा हूँ, जैसे मान लो किसी कितना बच्चा को इक्विवेलेंट डायरेक्टली में निकाल दे, उसमें दिक्कत हो रहा है, पहले मोल निकालो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। तो H2 का मोल निकालने का क्या होता है, एसटीपी पे जो वॉल्यूम है 11,112 मिलीलीटर है, तो इसको डिवाइड होगा किससे, 22,400 मिलीलीटर से, क्योंकि मिलीलीटर में है तो दोनों मिलीलीटर में रखना पड़ेगा। इसको कट करो तो कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा, मीन्स 1/200 हो जाएगा। तो 1/200 मोल हो गया हाइड्रोजन गैस का, और हाइड्रोजन गैस का एन फैक्टर 2 होता है, तो जितना मोल होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एन फैक्टर होगा, सॉरी जितना मोल है, मोल में एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो देख लो इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा, मीन सेम यही हो जाएगा। तो ऐसे भी डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस निकल गया। अब चार्ज इज इक्वल टू कितना, चार्ज इतना ही फैराडे चाहिए, तो चार्ज को कूलम में कन्वर्ट किया तो 0.01 इंटू 96500 कूलम हो गया, और इंटू करंट टाइम, टाइम यहाँ पता है, करंट निकालना है तो करंट का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। इस तरीका से आप बना सकते हो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो 54 नंबर है, बोल रहा है कि करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज 2 आवर्स थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंटेनिंग ए मोल्टन सॉल्ट ऑफ मेटल X।
x. This result in the decomposition of 0.25 mole of metal X at cathode. The oxidation state of X in the molten state is. इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? तो मान लेंगे जो n फैक्टर हमारा होगा वही ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होगा हमारे मेटल का, क्योंकि मोल्टेन फॉर्म जब हमारा मेटल डिपोजिट हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर उसका 0 हो जाएगा। तो मोल्टेन फॉर्म में जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना ही उसका n फैक्टर होगा। जैसे मान लो तुम्हारा कॉपर है 2+ के फॉर्म में है, कॉपर में डिपोजिट होता है 0 हो जाता है ऑक्सीडेशन नंबर, तो n फैक्टर कितना होगा 2 होता है। तो हम लोग n फैक्टर जो होगा वही ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो बेसिकली n फैक्टर निकालना है। इसमें करेंगे क्या हम लोग कि करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो इससे चार्ज निकाल लेते हैं कितना फैराडे होगा। देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे नंबर ऑफ फैराडे निकाल लिया, तो करंट टाइम आवर में था सेकंड में कर लिया, तो पता चल गया फैराडे निकालना था, तो जो जो चार्ज हमारा है उसमें किससे 96500 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा नंबर ऑफ फैराडे जो आ गया वो आ गया 0.746। इतना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी हमारा यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। तो जितना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होता है उतना ही इक्विवेलेंट हमारा सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल प्रोड्यूस कितना हो जाएगा, तो जितना यहाँ पे ये फैराडे है उतना ही होगा, उतना ही मतलब इक्विवेलेंट होगा। तो ये हमें पता चल गया। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 0.25 मोल प्रोड्यूस हो रहा है मेटल, तो जो इतना मेटल का मोल प्रोड्यूस हो रहा है उसमें n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इतना हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस हो रहा है, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमारे n फैक्टर को यूज करते हैं तो ये होगा, मतलब जितना इक्विवेलेंट हमारा सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है उसको किसके इक्वल कर देंगे, प्रोड्यूस्ड मोल इनटू n फैक्टर। प्रोड्यूस्ड मोल में n फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो जाएगा, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हम लोग कितना निकाले हुए हैं 0.746। n फैक्टर कितना हो जाएगा हमारा, इतना बाई दिस, इतना भी से डिवाइड करोगे तो n फैक्टर कितना हो गया 2.984, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो n फैक्टर 3 हो गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा +3। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी 55 नंबर हमारा है, बोल रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स would be required to deposit 6.35 gram of copper at the cathode during the electrolysis of an aqueous copper sulfate solution। क्लियर सी बात है, यहाँ पे एटॉमिक मास दिया हुआ 63.5, तो 6.35 जो आपका होगा वो कितना इक्विवेलेंट हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ प्रोड्यूस्ड कॉपर कितना हो जाएगा, तो गिवन मास में इक्विवेलेंट मास डिवाइड करेंगे तो 0.2 हो जाएगा। 0.2 हमारा कॉपर 0.2 इक्विवेलेंट कॉपर डिपोजिट हो रहा है, तो इसका अगर मोल में कन्वर्ट करोगे, मतलब सॉरी 0.2 इक्विवेलेंट कॉपर डिपोजिट हो रहा है तो 0.2 फैराडे ही चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। 0.2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मतलब 0.2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 फैराडे 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है, 0.2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 0.2 मोल को क्या लिख सकते हो 1/5 मोल। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होता है, तो 1/5 मोल 1/5 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एवोगाड्रो नंबर इंटू 1/5, तो आंसर क्या हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर बाई 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है 56 नंबर। ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4 is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere. The mass of copper deposited at cathode कितना होगा, कॉपर का कितना मास डिपोजिटेड होगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो मास निकाल लो, n फैक्टर पता ही यहाँ पे 2 होगा, इसको डायरेक्टली सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा वैल्यू इस तरीका से। हाँ, इसको जरूरत ही नहीं है बनाने का, आप डायरेक्ट समझ रहे हो। यहाँ पे इस फॉर्मूला का, इस क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज कर देना है m इज इक्वल टू E/9 स्पीड। तो E तुम्हारा कितना हो जाएगा, कॉपर है तो कॉपर के यहाँ पे एटॉमिक मास दिया हुआ है 63, कॉपर पे +2 चार्ज रहता है, कॉपर सल्फेट है तो 2 से डिवाइड कर दिया 96500। करंट कितना है तुम्हारा, करंट है यहाँ पे 1.5 एम्पियर, टाइम कितना है 10 मिनट, तो 10 इंटू 60 सॉल्व करोगे जो m आएगा वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है ये 59 नंबर। ये बोल रहा है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड में बी इलेक्ट्रोलाइज्ड एट 1000 डिग्री सेल्सियस टू फर्निश एल्युमिनियम मेटल। एल्युमिनियम मेटल का मास दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया हुआ 27,
फैराडे दिया, 1 फैराडे का वैल्यू दिया हुआ है, ये तो हम लोग को पहले से ही पता है। एल्युमिनियम +3 चार्ज रहता है एल्युमिनियम पे, मतलब 1 मोल एल्युमिनियम प्रोड्यूस करने के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ता है, मीन्स 3 फैराडे का रिक्वायरमेंट होता है। तो 1 मोल एल्युमिनियम प्रोड्यूस करने के लिए 3 फैराडे चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि 5.12 केजी एल्युमिनियम प्रोड्यूस करने के लिए कितना चार्ज चाहिए। तो सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं पहले। तो मोल्स ऑफ प्रोड्यूस एल्युमिनियम कितना हो जाएगा, 5.12, ये तो केजी में है तो ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर एटॉमिक मास से डिवाइड किए, नंबर ऑफ मोल मिल गया। तो एल्युमिनियम का जितना मोल प्रोड्यूस होगा उसका 3 टाइम्स फैराडे का रिक्वायरमेंट होगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, रिक्वायर्ड चार्ज जितना फैराडे हो गया, फैराडे को कूलम में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 5.49 10⁻⁷ कूलम्स। ये जो आंसर है वो हो जाएगा डी नंबर। अब 16 नंबर क्वेश्चन है, उसमें पूछ रहा है कि वेन सैंपल ऑफ कॉपर एंड जिंक इम्प्योरिटी इज टू बी प्यूरिफाइड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस द अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोड्स आर। देखो जी, जब भी हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज करके प्यूरिफिकेशन करते हैं तो एनोड पे से होता क्या है कि एनोड जो हमारा है, एनोड एनोड जो है यहाँ से मेटल निकलता है और कैथोड पे डिपॉजिट होता है। तो अगर प्यूरिफाई करना है तो प्योर मेटल को कहाँ रखेंगे, कैथोड के ऊपर प्योर मेटल, और इम्प्योर कहाँ रखेंगे, एनोड पे। क्यों? क्योंकि इससे होगा क्या कि जितना भी यहाँ पे मेटल होगा वो यहाँ से निकलेगा और यहाँ जगह डिपॉजिट हो जाएगा, और जितना मतलब कचरा होगा यहीं पे रह जाएगा। तो इस तरीका से इम्प्योर को हमेशा एनोड पे रखते हैं और प्योर मेटल का रॉड हम लोग रखते हैं कैथोड को। तो जितना, जैसे मान लो जिंक और कॉपर का यहाँ पे इम्प्योरिटी है, मतलब कॉपर का रॉड है, जिंक इम्प्योरिटी है इसमें, तो इसमें से हमारा कॉपर निकल के यहाँ जगह डिपॉजिट हो जाएगा इस तरीका से, और डिपॉजिट हो जाएगा, और फिर हमारा ये पूरा का पूरा पहले से प्योर है ही, और जितना यहाँ पे मेटल एनोड के पास जितना मेटल था वो यहाँ जाकर डिपॉजिट हो गया, तो मेटल का प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, राइट। वैसे हम लोग कॉपर और जिंक दोनों का प्यूरिफिकेशन हम लोग इसी टेक्निक से करते हैं। कॉपर का प्यूरिफिकेशन करते हैं तो कॉपर में जो इम्प्योर कॉपर होता है, इसमें जो कचरा रहता है वो बहुत प्रीशियस मेटल सब रहता है, सेलेनियम, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम सब रहता है। तो याद रखिएगा, एनोड पे हमेशा इम्प्योर मेटल रखते हैं और प्योर मेटल को हमेशा कैथोड पे रखते हैं। ओके, थैंक यू। इस तरीका से इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वेश्चन हुआ, इस सारे क्वेश्चंस को अच्छे से आप सब कर लोगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जेईई में, नीट में आने वाला सारे क्वेश्चन इस पे हो जाएंगे। हाँ, एडवांस में कुछ क्वेश्चन जो रहता है उसमें और भी कई सारे कॉन्सेप्ट रहते हैं। एडवांस के क्वेश्चन को मैं अलग वीडियो में डिस्कस किया हूँ, उसको आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू।